क्या सेरोटोनिन के सप्लीमेंट्स लेने से मेंटल डिसऑर्डर दूर होता है? ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर और कई दूसरे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स में जिनमें सेरोटोनिन बढ़ाने की दवाइयां दी जाती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सेरोटोनिन के लेवल्स में कमी की वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो अगर दवा के बिना किसी और रास्ते से, न्यूट्रास्यूटिकल्स की मदद से, मतलब किसी सप्लीमेंट की मदद से, कोई खान पान की चीज की मदद से, डाइटरी सप्लीमेंट्स की मदद से अगर हम ब्रेन को सेरोटोनिन देंगे तो क्या मानसिक बीमारी दूर हो जाएगी? इस बारे में थोड़ा आज आपसे चर्चा करूंगा। सेरोटोनिन लेवल्स को डाइटरी सप्लीमेंट्स जैसे कि 5-HTP, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन या ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड के जरिए बढ़ाने से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब ओसीडी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन को क्योर करने का विचार एक गहरी गलत धारणा पर टिका हुआ है। एक गलत एजम्पशन, एक तरह का मिथ है ये। असल में ये कंडीशंस मुख्य रूप से सेरोटोनिन की सीधी कमी से नहीं होती हैं। एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जिसे कि मूड के रेगुलेशन से जोड़ दिया जाता है। लंबे समय से चली आ रही सेरोटोनिन हाइपोथेसिस, जिसमें कहा गया था कि सेरोटोनिन की एक्टिविटी में कमी होने की वजह से, सेरोटोनिन के लेवल्स में कमी आने की वजह से ये मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को सीधे तौर पर ट्रिगर मिलता है। इस हाइपोथेसिस को पिछले 3-4 दशक में कई अलग अलग सोफिस्टिकेटेड रिसर्च मेथड से टेस्ट किया गया है, जैसे कि सेरोटोनिन के मेटाबोलाइट्स को मेजर करना, ब्रेन इमेजिंग से रिसेप्टर्स और ट्रांसपोर्टर्स को देखना, हजारों पार्टिसिपेंट्स वाला कोई जेनेटिक एनालिसिस करना और बहुत ही कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जिसमें ट्रिप्टोफैन डिप्लीशन को स्टडी किया जाता है। इन सारे एविडेंस से मिला नतीजा यह है कि डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी से सेरोटोनिन सिग्नलिंग में कमी होना, इसका कोई कॉजल लिंक नहीं है। मतलब सीधे तौर पर एक कारण के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सेरोटोनिन की सिग्नलिंग या सेरोटोनिन के लेवल में कमी की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी की बीमारियां होती हैं। हालांकि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि एसएसआरआई दवाइयां होती हैं, ये कुछ लोगों को रिलीफ तो दे सकती हैं, लेकिन उनके बेनिफिट्स आमतौर पर कई हफ्तों बाद दिखते हैं। और ये बदलाव कई तरह के न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस से आते हैं, जैसे कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF के लेवल का बढ़ जाना और न्यूरल सर्किट्स की रीमॉडलिंग होना। ऐसे कुछ मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि कोई ऐसी सेरोटोनिन की कमी जिसको एकदम से ठीक करने से ये बीमारियां ठीक हो जाएं। सप्लीमेंट्स इसके उलट बहुत ही लिमिटेड और इनडायरेक्ट तरीका है जो इन डिसऑर्डर्स की असली मल्टीफैक्टोरियल, मतलब कई कारणों से होने वाली जड़ों को एड्रेस नहीं कर पाती। समस्या की जड़ यह है कि जो सेरोटोनिन डिसफंक्शन दिखता है वो अक्सर न्यूरोट्रांसमीटर की खुद की कोई आम सी कमी नहीं होती। इतना सिंपल ये कनेक्शन नहीं है, जबकि ये कई तरह के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के डिसरप्शन, उनमें आने वाली गड़बड़ी की वजह से आता है, जिन्हें सप्लीमेंट्स बहुत सटीक तौर पर रिवर्स नहीं कर सकती। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से आने वाला सेरोटोनिन पाथवे में होने वाला डिसरप्शन, जिससे कि ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन ना बनाकर काइन्यूरेनिन पाथवे को इन्फ्लुएंस करता है। इसे थोड़ा सा मैं समझाता हूं ये क्या मतलब है इसका। लंबे समय तक स्ट्रेस झेलने की वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, ब्रेन का और बॉडी के दूसरे हिस्सों में इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, या कई बार किसी बीमारी की वजह से थोड़ी लो ग्रेड सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खान पान की वजह से या कुछ दूसरी समस्याओं की वजह से हो सकता है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से IDO मतलब इंडोलेमाइन डाइऑक्सीजनेस नाम का एंजाइम एक्टिव हो जाता है। ये एंजाइम ट्रिप्टोफैन की कन्वर्जन में बाधा देता है। ट्रिप्टोफैन जो कि सेरोटोनिन का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, मतलब सेरोटोनिन बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन की जरूरत होती है। ट्रिप्टोफैन जो कि एक एमिनो एसिड है, तो ट्रिप्टोफैन से जो सेरोटोनिन बनेगा उस पाथवे पे रुकावट डालेगा ये IDO एंजाइम, मतलब इंडोलेमाइन डाइऑक्सीजनेस, और सेरोटोनिन पाथवे की बजाय काइन्यूरेनिन पाथवे को एक्टिव कर देता है, जिससे कि काइन्यूरेनिन के मेटाबोलाइज होने से कई सारे मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं, जिससे कि सेरोटोनिन की प्रोडक्शन में कमी आती है। इसमें से कुछ मेटाबोलाइट्स जैसे कि क्विनोलिनिक एसिड न्यूरोटॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ब्रेन के अंदर एक्साइटोटॉक्सिसिटी होती है। मतलब ब्रेन का ये जो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ज्यादा पैदा होने लगता है, और इसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है,
और फिर ये ब्रेन के जो मूड रेगुलेट करने वाले एरियाज हैं उनमें एक तरह की रुकावट डालते हैं। नतीजा ये होता है कि सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, क्विनोलिनिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ती है, न्यूरोटॉक्सिन्स बढ़ते हैं, और ऐसे में ग्लूटामेट की रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से ओसीडी, एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसा देखने में आता है कि भले ही सेरोटोनिन के प्रिकर्सर्स का सप्लीमेंट लिया जाए, मतलब ट्रिप्टोफैन का अगर सप्लीमेंट लिया जाए, तो जो इन्फ्लेमेटरी मशीनरी है ये कुछ इस तरह का असर डालती है जिससे कि ट्रिप्टोफैन अगर ज्यादा भी लिया जाएगा तो भी वो सेरोटोनिन तो बनाएगा नहीं, जबकि उसकी जगह वो न्यूरोटॉक्सिक केमिकल बनाएगा जैसे कि क्विनोलिनिक एसिड। मतलब ज्यादा ट्रिप्टोफैन लेना ब्रेन के अंदर ज्यादा ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स देगा जिससे कि और ज्यादा लक्षण बढ़ भी सकते हैं। इसीलिए कितना भी सप्लीमेंट दिया जाए इसका मतलब ये नहीं कि सेरोटोनिन बहुत ज्यादा बन जाएगा। अगर ब्रेन के अंदर स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है तो सेरोटोनिन बनने के प्रोसेस में रुकावट आएगी ही आएगी। इनफैक्ट यही वो कारण था कि स्ट्रेस की वजह से सेरोटोनिन की प्रोडक्शन में कमी आई, पर सीधे तौर पर सेरोटोनिन बढ़ाने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को ठीक करना जरूरी है जिससे कि सेरोटोनिन के लेवल्स को बैलेंस करने वाली दवाइयां टारगेट नहीं कर पाती। तो अगर सप्लीमेंट भी लिया जाएगा तो वो भी कुछ खास असर नहीं लाएगा। तो चाहे सेरोटोनिन के लेवल्स को साइनैप्स में बढ़ाया जाए या सीधे तौर पर सेरोटोनिन बनाने वाला केमिकल ट्रिप्टोफैन ही क्यों ना सप्लीमेंट के तौर पर लिया जाए, दोनों का असर डिप्रेशन, ओसीडी दूर करने में ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से काइनुरेनिन पाथवे जो है वो एक्टिवेटेड होता है और न्यूरोटॉक्सिन्स पैदा होते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे कि सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने के बाद भी बहुत अच्छा असर नहीं आता ब्रेन पर। इस तरह का मैकेनिज्म ये भी हमें इंडिकेट करता है कि कई सारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें पेशेंट्स को एंजाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी जैसे सिम्टम्स ज्यादा एक्सपीरियंस करने में आते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम थी उस वजह से ये मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स डेवलप हुए, क्योंकि ब्रेन के अंदर ये सेरोटोनिन प्रोडक्शन में कमी आ जाती है स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन की वजह से। सो दोनों अलग अलग रास्तों से हमें ये एविडेंस मिलता है। मतलब दोनों तरह के पेशेंट्स को देखें, चाहे वो डिप्रेशन ओसीडी के पेशेंट देखें जिनमें इन्फ्लेमेशन मिल रही है, या जिनमें इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज हैं उनमें अगर हम देखें तो ओसीडी, एंजाइटी के लक्षण ज्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से पता चलता है कि न्यूरो इन्फ्लेमेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मेंटल हेल्थ के सिम्टम से। अब इसमें एक दूसरा फैक्टर आता है, जेनेटिक फैक्टर। तो ये जो हमारे जीन्स हैं और उनसे बनने वाले सेरोटोनिन रिसेप्टर्स या जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें आने वाला ऑल्टरेशन एक और तरीके से इस पूरे प्रोसेस में एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है, जिससे कि सप्लीमेंट्स जो हैं वो इस कमी को पूरा नहीं कर पाते, मतलब जीन्स पर वो इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये जो सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है, SERT जिसे कहा जाता है, या ब्रेन में पाए जाने वाले कुछ सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, इनसे जुड़े कुछ जेनेटिक वेरिएंट्स को काफी एक्सटेंसिवली स्टडी तो किया गया है, पर हजारों लाखों लोगों वाली जो रिसर्च है, लार्ज स्केल जीनोमिक रिसर्च है, इनमें डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी वाले पेशेंट्स में इन वेरिएशंस का कोई डायरेक्ट कॉजल रोल तो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि ये जीन्स के अंदर डिफेक्ट की वजह से जो सेरोटोनिन के जो ट्रांसपोर्टर या रिसेप्टर मॉलिक्यूल में जो फर्क आ रहा है उससे ही ये बीमारी डेवलप होगी। सीधे तौर पर तो ये लिंक नहीं है, कोई दूसरे पाथवे मौजूद तो होते हैं। और ये जो दूसरे रास्ते होते हैं इसमें डॉक्टरों का देखना है कि रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन, मतलब जो रिसेप्टर है जो कि सेरोटोनिन को रिसीव कर रहा है जिससे कि आगे सिग्नल पहुंचना चाहिए, वो रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो चुका है जिससे कि वो सेरोटोनिन होते हुए भी आगे मैसेज पहुंचा नहीं पा रहा, या सिग्नलिंग पाथवे में किसी तरह की इंपेयरमेंट आ गई, जो जरूरी प्रोटीन या एंजाइम्स थे वो नहीं मिल पा रहे, या ये जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है जो कि न्यूरॉन के अंदर से सेरोटोनिन को लाता है, साइनैप्स में छोड़ता है और अगले न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाता है, उस ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल में ही किसी ना किसी तरह की कमी आ जाती है, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। इस वजह से अगर अच्छी खासी क्वांटिटी में सेरोटोनिन अवेलेबल भी होगा तो भी वो ठीक तरीके से न्यूरॉन्स में मैसेज नहीं पहुंचाएगा, मतलब सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। और ये भी एक कारण है कि क्यों ये सेरोटोनिन वाली जो दवाइयां हैं ये बहुत काम नहीं करती, क्योंकि कोई दूसरे मैकेनिज्म्स जो हैं वो सेरोटोनिन के मौजूद होने के बावजूद ठीक तरीके से लक्षणों को भगा नहीं पाते। अब ऐसे में अगर सप्लीमेंट्स लिए जाएंगे, कुछ दूसरे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल डाल दिए जाएंगे, जैसे ट्रिप्टोफैन ले लिया जाए, तो इससे भी कुछ खास असर नहीं आने वाला, क्योंकि मान लेते हैं सेरोटोनिन बढ़ा भी रहा है तो भी ये जो बाकी के जो साइनैप्स पे मिलने वाले जो प्रोसेसेस हैं उनको तो इफेक्ट करेगी नहीं। इनफैक्ट इससे कई दूसरे कंपनसेटरी फीडबैक मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब ज्यादा सेरोटोनिन होने से सेरोटोनिन सिंड्रोम होगा, और जैसा कि बताया कि जो न्यूरॉन्स पे जो रिसेप्टर होते हैं वो डिसेंसिटाइज होंगे जिससे कि सिम्टम्स और ज्यादा वर्स हो सकते हैं।
तो इम्प्रूव करने की बजाय ये ट्रिप्टोफैन के जो सप्लीमेंट्स हैं ये एक्चुअल में पेशेंट को और ज़्यादा बीमार बना सकते हैं। कई सारे एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी ब्रेन के अंदर ये जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं ये बढ़ जाती हैं। बॉडी का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के थ्रू होता है, एचपी एक्सिस के थ्रू, उसके क्रोनिक एक्टिवेशन से सेरोटोनिन की प्रोडक्शन के जो एंजाइम्स हैं उनमें चेंज आ जाता है, उनकी फंक्शनिंग इफेक्ट होती है और जिस वजह से ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां सेरोटोनिन की मौजूदगी जरूरी है उस जगह रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बदल जाती है। फिर साथ ही गड़बड़ न्यूट्रिशन होना, गट माइक्रोबायोम में किसी तरह की कमी आ या उसके अंदर कोई डिफेक्ट आना, जहां बॉडी का ज़्यादातर सेरोटोनिन एक्चुअल में पैदा होता है और वहीं गट माइक्रोबायोम में ही अगर कोई गड़बड़ी होगी तो वो भी सेरोटोनिन के आगे ट्रांसपोर्ट में मुश्किलें पैदा करेगा। या नींद में कमी होना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना, लाइफ के अंदर शुरुआती स्टेजेस पर बचपन में बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस का होना, ट्रॉमा होना, ये सारे भी ब्रेन के अंदर जो ट्रिप्टोफैन की जो अवेलेबिलिटी है और उसके जो कन्वर्जन है सेरोटोनिन में उसके मैकेनिज्म्स को इम्पेयर कर सकते हैं। इन सब मैकेनिज्म्स की वजह से एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होती हैं, मतलब ब्रेन के अंदर जो जीन्स की जो एक्सप्रेशन है वो बदल जाती है और ये लंबे समय तक बने रहते हैं चेंजेस, जिस वजह से सेरोटोनिन ही नहीं जबकि डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, ग्लूटामेट, इन सब अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के काम करने में भी कमी आ जाती है। इनका आपस में इंटरेक्ट करना कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होना चाहिए, कौन सा कम होना चाहिए ताकि ब्रेन की हेल्दी फंक्शनिंग हो जाए, इन सब का आपस का इंटरेक्शन भी अफेक्ट हो जाता है इन सब अलग अलग रीजंस की वजह से। इन सब बायोकेमिकल हर्डल से भी परे अगर देखा जाए तो ओसीडी, एंजाइटी और डिप्रेशन की जो कोर पैथोलॉजी है वो पूरे ब्रेन सर्किट के लेवल पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस से जुड़ी है। सर्किट में भी डिफेक्ट हो सकता है और इस पहलू को तो सप्लीमेंट्स रीस्टोर कर ही नहीं सकते, उनकी तो पहुंच के बस में ही नहीं है। उदाहरण के लिए ओसीडी में सीएसटीसी सर्किट में हाइपर एक्टिविटी होती है। सीएसटीसी मतलब कॉर्टिकोस्ट्राइटोथैलेमो कॉर्टिकल सर्किट। इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस आपस में कनेक्टेड रहते हैं, कुछ ऐसे न्यूरल पाथवे जिनका सही से काम करना जरूरी है ताकि सिम्टम्स ना आए, पर इनमें डिफेक्ट की वजह से सिम्टम्स आते हैं और ये कंपल्सिव बिहेवियर्स को बढ़ावा देते हैं अगर इसमें किसी तरह का डिफेक्ट होगा। अगर इन सर्किट्स में ग्लूटामेट के लेवल्स में डिसरेगुलेशन हो तो सेरोटोनिन का कितना भी लेवल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब सर्किट्स के अंदर ग्लूटामेट की भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर बहुत ज्यादा ग्लूटामेट पैदा हो रहा होगा जो अगेन बड़े सारे ब्रेन मैकेनिज्म्स की वजह से है, इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से, तो वहां सेरोटोनिन बढ़ाने से क्या फायदा, क्योंकि वहां तो ग्लूटामेट के लेवल्स को कम करना जरूरी है। डिप्रेशन और एंजाइटी में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी में कमी आती है, हिप्पोकैम्पस का साइज छोटा हो जाता है और इमोशन प्रोसेसिंग रीजन्स जैसे कि एमिगडाला और कुछ दूसरे रेगुलेटरी एरियाज जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इनके बीच भी कनेक्टिविटी में गड़बड़ हो जाती है। ये सारे जो सर्किट लेवल की जो एबनॉर्मेलिटीज हैं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, बीडीएनएफ की प्रोडक्शन कम करती हैं। बीडीएनएफ मतलब ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ये न्यूरोजेनेसिस में हेल्प करता है, ब्रेन के नए न्यूरॉन्स बनाने में या न्यूरॉन्स के कनेक्शन मजबूत करने में इसकी भूमिका होती है। तो अगर इस सर्किट में कमी होगी तो इस तरह के प्रोसेस में भी गड़बड़ी आएगी। और साथ ही जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है स्ट्रेस की वजह से, इन सब का एक कलेक्टिव इंपैक्ट पड़ता है ये सारे डिप्रेशन ओसिडी के लक्षण लाने में। सप्लीमेंट्स जो सिर्फ सेरोटोनिन के प्रिकर्सर्स बढ़ाते हैं, प्रिकर्सर मतलब ट्रिप्टोफैन, 5-HTP, ये सब बढ़ाते हैं, ये बहुत लंबे समय तक टिके रहने वाला जो साइनेप्टिक रीमॉडलिंग है, मतलब साइनेप्सिस के कनेक्शंस को मजबूत करना, ये काम नहीं कर पाते, जिसके वजह से एक्चुअल जो रिकवरी है वो हो नहीं पाती। एक्चुअल रिकवरी मतलब साइनेप्स जो है, जो ब्रेन के दो न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है उसको मजबूत बने रहना जरूरी है, पर ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये इन कनेक्शंस को मजबूत बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो अलग केमिकल से रेगुलेट होते हैं, इसलिए सप्लीमेंट्स लेने का वहां कोई फायदा ही नहीं है। इसके अलावा कई पेशेंट्स में कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं जैसे कि कुछ सोमैटिक कंडीशंस का होना, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस और कुछ ऑटो इम्यून इश्यूज। इनके प्रेजेंस का होना भी बताता है कि सिर्फ ट्रिप्टोफैन या सेरोटोनिन की कमी काफी नहीं है, जबकि कई सारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिएक्शंस या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं जिनकी वजह से कलेक्टिवली बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स अफेक्ट हो रहे हैं, जिससे कि ये बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो डिप्रेशन तो केवल एक हिस्सा है या ओसीडी केवल एक हिस्सा है, उसके साथ आईबीएस भी हो सकता है, कुछ दूसरी इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं गहरे में ब्रेन की या बॉडी की इम्यूनिटी इफेक्ट हो रही है और कुछ दूसरे मैकेनिज्म्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो अकेला सेरोटोनिन बढ़ाने से हो क्या जाएगा। सेरोटोनिन को बूस्ट करने वाले सप्लीमेंट्स की प्रैक्टिकल लिमिटेशंस तब और भी ज्यादा साफ हो जाती हैं जब उनकी क्लिनिकल परफॉर्मेंस को एग्जामिन किया जाता है, मतलब पेशेंट्स पर एक्चुअल में इसका इफेक्ट पड़ क्या रहा है या बीमारी के अंदर ऐसे क्या बैरियर्स या परेशानियां आ रही हैं जिस वजह से सप्लीमेंट्स हेल्प नहीं कर पा रहे।
ट्रिप्टोफैन को ब्लड ब्रेन बैरियर पार करने के लिए कई दूसरे एमिनो एसिड से कंपीट करना पड़ता है, और अलग अलग एमिनो एसिड्स में कितना कंपटीशन होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की डाइट कैसी है, प्रोटीन इनटेक कैसा है। मतलब हो सकता है कि कई दूसरे एमिनो एसिड्स जो जरूरी के जो प्रोटीन्स बना रहे हैं वो तो ज्यादा बन रहे हो, पर ट्रिप्टोफैन इतना लिया ही नहीं जा रहा जिसकी वजह से वो सेरोटोनिन की कमी को पूरा कर सके। और यहां बात हो रही है इनके रिलेटिव अमाउंट की। और जो सेरोटोनिन जो कि बीमारियां दूर करेगा उसके लिए उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन में एंट्री चाहिए। तो हो सकता है कि जब ट्रिप्टोफैन बाकी न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले कम हो तो ऐसे में वो ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, जिस वजह से सेरोटोनिन तो बनेगा ही नहीं। तो मतलब एमिनो एसिड्स के आपस के कंपटीशन पर भी डिपेंड करता है कि कितना सेरोटोनिन जो है वो पैदा हो रहा है ब्रेन में और वो बीमारी दूर कर रहा है। ट्रिप्टोफैन हमारे बॉडी और ब्रेन में जाकर 5-HTP मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट होता है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को ज्यादा आसानी से पार कर पाता है। तो ट्रिप्टोफैन खाया या 5-HTP खाया, दोनों में फर्क आ जाता है। और क्योंकि 5-HTP ब्रेन के थ्रू पास हो जाएगा इसलिए कई स्टडीज दिखाती हैं, खासकर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स दिखाते हैं कि इस 5-HTP से थोड़ा बहुत डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में इस सप्लीमेंट की भूमिका तो होती है, इसका फायदा तो होता है। पर ये सारे रिजल्ट्स कुछ खासा कंक्लूजन तो नहीं देते। ऐसा नहीं कि हाँ हम सारे पेशेंट्स को ये सप्लीमेंट देना रिकमेंड करें, पर ओसीडी और कई दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के मामले में 5-HTP सप्लीमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई फायदा नहीं होता। हाई क्वालिटी का मेटा एनालिसिस और सिस्टमेटिक रिव्यूज जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे कि कॉकरेन शामिल हैं, उन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली ये हाईलाइट किया है कि शुरुआत में जब रिसर्चेज हुई थी तो छोटे मोटे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स तो थे, पर वो जो स्टडीज थी वो बहुत ही लो क्वालिटी स्टडीज थी, इस वजह से उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर बहुत बड़े और अच्छे से डिजाइन किए हुए क्लिनिकल ट्रायल्स ये दिखाते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये प्लेसिबो से ज्यादा अच्छा एडवांटेज नहीं देते इन डिसऑर्डर्स के लक्षण कम करने में। ओसीडी के मामले में ट्रिप्टोफैन या 5-HTP के सप्लीमेंटेशन को कोई खासा सपोर्ट आज तक मिल ही नहीं पाया है। इनफैक्ट उस मामले में तो इन सब सप्लीमेंट्स के रिस्क ज्यादा दिखाए गए हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये ग्लूटामेट की सिग्नलिंग को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं ये सारे सप्लीमेंट्स, क्योंकि ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन मौजूद है, इसलिए वहां तो इसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि इन सप्लीमेंट्स को ना लिया जाए। तो एक तरफ तो ये सप्लीमेंट्स का फायदा नहीं है, पर साथ ही इनकी वजह से अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच में कंपटीशन हो सकता है। मान लेते हैं कि बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन बढ़ गया, ट्रिप्टोफैन 5-HTP लिया उससे सेरोटोनिन बढ़ गया, पर वो बाकी सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि डोपामिन, ग्लूटामेट और गाबा, इनके साथ कंपीट करेगा सेरोटोनिन। उस वजह से हो सकता है कि सेरोटोनिन तो ज्यादा पैदा हो गया पर बाकी के न्यूरोट्रांसमीटर्स में कमी आ गई। इससे कई तरह के साइड इफेक्ट्स आएंगे जैसे कि नोजिया, इरिटेबिलिटी या कुछ सीरियस इश्यूज जैसे कि सेरोटोनिन सिंड्रोम। तो मतलब यह है कि ये सप्लीमेंट्स साइड इफेक्ट्स भी ला सकते हैं, और अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये रिलैप्स से भी नहीं बचा सकते, क्योंकि कई सारी जो साइकेट्रिक दवाइयां हैं अगर उन्हें बहुत लो डोज में लिया जाए या उन्हें अगर एक टाइम के बाद छोड़ा जाए तो चांस अच्छे होते हैं कि पेशेंट को रिलैप्स ना आए। पर इन सप्लीमेंट्स को छोड़ने से रिलैप्स पर तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, पेशेंट दोबारा से बीमार हो जाएगा, क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये ब्रेन के अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव और न्यूरो अडेप्टिव चेंजेस को इंड्यूस नहीं करते, उनको पैदा नहीं करते। जबकि एसएसआरआईज और कई सारी जो साइकोथेरेपीज हैं जैसे कि सीबीटी, ये ब्रेन के अंदर एक न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट पैदा करते हैं जो दवा छोड़ने के बाद या साइकोथेरेपी लेने के बाद भी चेंजेस बने रहते हैं। मतलब लंबे समय तक एक पेशेंट बिना रिलैप्स के या एक हेल्दी कंडीशन में रह सकता है। तो कंक्लूड करेंगे कि ये जो सेरोटोनिन के सप्लीमेंट्स हैं इनका ओसीडी, एंजाइटी या डिप्रेशन को क्योर ना कर पाना इन कंडीशंस के बारे में एक फंडामेंटल ट्रुथ को हाईलाइट करता है कि सभी बीमारियां काफी कॉम्प्लेक्स हैं, बायोसाइकोसोशल बीमारियां हैं जिनमें कई सारे जेनेटिक फैक्टर्स मौजूद हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जिम्मेदार होते हैं, जीन से आने वाले थोड़े बहुत ब्रेन के न्यूरॉन्स में आने वाले डिफेक्ट जिम्मेदार होते हैं, और सर्किट के लेवल पर काफी सारे ब्रेन चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं या बनी रहती हैं। साथ ही कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेरोटोनिन लेवल्स को किसी प्रिकर्सर की मदद से मतलब सप्लीमेंट की मदद से टारगेट करना इतना कुछ खासा असर ब्रेन मैकेनिज्म्स में ला नहीं सकता। पूरा जो ब्रॉडर अगर देखें तो जो न्यूरल आर्किटेक्चर है, ब्रेन का जो पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसको ये प्रभावित कर नहीं सकते। ब्रेन के अंदर डिफेक्ट को ये रिपेयर कर नहीं सकते, जिसकी वजह से इन सप्लीमेंट्स का कोई खासा असर आता ही नहीं है। जबकि इन बीमारियों का जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए, जैसे कि सीबीटी ली जाए या ओसीडी के मामले में ईआरपी लिया जाए, दवाइयां ली जाए, फिजिकल एक्सरसाइज पर भी फोकस किया जाए, क्योंकि इन सबका अच्छा खासा एविडेंस है और सप्लीमेंट्स के ऊपर कोई खासा पॉजिटिव एविडेंस मौजूद ही नहीं है।
साथ ही कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लाए जाएं और इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस को एड्रेस किया जाए, तनाव कम किया जाए, रिलेशनशिप्स बेहतर किए जाएं। इस तरह से ये सारे के सारे अलग अलग तरीके ब्रेन के अलग अलग मैकेनिज्म्स पर टारगेट करेंगे, जिससे कि ये बीमारियों में लक्षण कम होंगे। खुद सप्लीमेंट ले लेना, इंटरनेट पे जानकारी लेकर, कोई वीडियो देखकर, ये सब बड़ा सिंपल और आसान लगता है। ये सब चीजें बड़ी टेम्पटिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। इस वजह से कई बार आप जेन्युइन ट्रीटमेंट लेने में काफी डिले कर सकते हो और इससे रिस्क बढ़ जाता है और इन सप्लीमेंट्स के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और सिम्टम्स के बढ़ जाने से बाद में जो एक्चुअल इलाज है उसका भी असर जल्दी नहीं आता। इसलिए इन सारी बीमारियों से जूझ रहे कोई भी व्यक्ति को क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि बेस्ट अवेलेबल साइंस और एविडेंस के बेसिस पर एक सही पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके, जिसमें कई अलग अलग मैकेनिज्म्स को टारगेट किया जाए, एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए। तब जाकर इन लक्षणों में और बीमारियों में कुछ फायदा होगा, बजाय इसके कि एक न्यूरोट्रांसमीटर का कोई सप्लीमेंट खा लें और उससे सारा का सारा सेरोटोनिन लेवल चेंज हो जाए और इतना सिंपलिस्टिक इलाज लेकर बस हमेशा के लिए इन बीमारियों से दूर रहा जाए। इस तरह की भ्रांतियों में पड़ने की बजाय एक सही इलाज अप्रोच किया जाए। कई बार आपको साइंटिफिक मैकेनिज्म्स इतना सिंप्लीफाई करके समझाए जाते हैं, लगता है कि अरे ये तो बड़ा आसान है, अरे सेरोटोनिन की कमी है, चलो सेरोटोनिन खा लेते हैं। इतना आसान होता तो दुनिया में किसी को ये इतनी बीमारियां होती ना, ये इतने लंबे टाइम तक टिकी ना रहती। बहुत से कॉम्प्लेक्स ब्रेन मैकेनिज्म्स हैं जिस वजह से बीमारियां बनी रहती हैं। तो थोड़ा साइंस पर और एविडेंस पर भरोसा करें और सही अप्रोच लेकर अपने इलाज की तरफ आगे बढ़ें।